वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 4 से 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब और चैनल प्रेस द बेल आइकन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूज हमारे पास है कि अटल टनल की इनॉग्रेशन हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। अब पेपर पॉइंट से याद रखना, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। तो यहां पर फोकस करना, हाईवे वर्ड इन्होंने यूज किया है। यहां पर इन्होंने लॉन्गेस्ट टनल नहीं कहा, इन्होंने कहा है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, और ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट करेगी मनाली को लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है, मनाली टू लाहौल स्पीति ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो भी आप याद रखेंगे, दैट इज 9.02 किलोमीटर। और इसको बनाने का काम किसने किया है? बीआरओ ने। बीआरओ हमारे पास बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास जो बॉर्डर एरियाज हैं या जो हिली एरियाज हैं वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम बीआरओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक टनल जो कि हमारे पास हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगी और हमारे जो एरियाज हैं, इंडिया के एरियाज हैं, उनको आपस में अच्छे से कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। टूरिज्म को भी एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर को भी अच्छा एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अगर पेपर पॉइंट से स्टूडेंट अगर आपसे कभी पूछ लिया गया कि लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रोड टनल बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा हमारे पास लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है दैट इज लियार्डल टनल। पेपर पॉइंट से याद रखिएगा हमारे पास वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो लियार्डल टनल है, और जो कि कौन सी कंट्री में है? दैट इज इन नॉर्वे। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो भी आप याद रख सकते हैं 24.51 किलोमीटर। सो ये इसकी टोटल हमारे पास लेंथ है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड टनल बताइए। ये हाईवे की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, रोड टनल। ओके, चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से कि बीआरओ जो कि हमारे पास एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इसके करंट हेड कौन है? हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ? ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। और बीआरओ हमारे पास कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में। ठीक है, बीआरओ एस्टेब्लिश इन द ईयर 1960 एंड लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, ठीक है, करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज, प्योरीफाइड इक्विन एंटी सीरम टू ट्रीट कोविड-19। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए स्टूडेंट, इक्विन एंटी सीरम की बात हो रही है टू ट्रीट कोविड-19। अब यहां पर न्यूज क्या है? कोविड-19 को लेकर ऑब्वियसली न्यूज है। सो आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि एक अग्रणी संस्था है भारत में मेडिकल साइंस को लेकर, और हैदराबाद एक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद बेस्ड, दैट इज बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इन्होंने डेवलप किया हाईली प्योरीफाइड इक्विन एंटी सीरम। ठीक है, और ये जो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोविड-19 को वो ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप समझिएगा स्टूडेंट, एंटी सीरा होता क्या है? अगर आप समझिए, एंटी सीरा आर द ब्लड सीरम। ठीक है, और ये एंटी सीरा का मतलब यहाँ पर आप समझिए कैसे बना है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसको आइसोलेट किया गया है हॉर्सेस से। ठीक है, घोड़े के अंदर हम क्या करते हैं, कोई वायरस एक तरह से इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हॉर्सेस के अंदर, और इन हॉर्सेस को हमारे पास बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इनको अच्छी फीड दी जाती है, तो उस घोड़े की बॉडी के अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, घोड़े की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, और उससे फिर उसके ब्लड से वो जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर एंटीबॉडीज फ्रॉम हॉर्सेज आर नोन एज इक्विन एंटी सीरा। ये आप याद रखिएगा, इक्विन एंटी सीरा। सो जो हॉर्सेस से एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं, एंटीबॉडीज कैसे निकाली जाएंगी? वायरस इसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और हॉर्स की बॉडी जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे कि एंटी सीरा का रिलेशन किससे है? हॉर्सेस से। और यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि कहाँ है? हमारे पास पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का नाम अभी याद रखेंगे, पुणे में है। पेपर में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैं स्टूडेंट ये भी बता दूं कि हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके करंट हेड कौन है? बलराम भार्गव। नाम याद रखिएगा, बलराम भार्गव, करंट हेड ऑफ आईसीएमआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएमआर। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें सीरम की बार बार बात हो रही है, तो जब हम सीरम को स्टडी करते हैं तो द स्टडी ऑफ
ये एंटी सीरम मिलता कहाँ है? ब्लड सीरम से। जैसा कि मैंने आपको बताया, घोड़े का खून निकाला जाएगा और खून से, उस घोड़े के खून से एंटी सीरम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो याद रखना कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, द स्टडी ऑफ सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। द स्टडी ऑफ सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं साइंस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए जी, आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि भारत में एक प्रमुख संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अलावा, वो कहां पर स्थित है जहां पर रिसर्च वर्क होता है? दैट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये भारत में कहां पर स्थित है ये इंस्टीट्यूट? ओके, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल भारत में दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, नेशनल सेंटर, करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इज इन दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज इन पुणे। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च वर्क किया जाता है वेरियस डिसीजेज को लेकर। फिर हमारे पास GIC TPG टू इन्वेस्ट बूस्ट अबाउट 1 बिलियन इन रिलायंस रिटेल। अब देखो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज GIC, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक अलग से एंटिटी है यहाँ पर। तो और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट बेस्ड टैक्सेस स्पेसिफिक ग्रुप, सो यूएस का एक ग्रुप है टैक्सेस स्पेसिफिक ग्रुप TPG के नाम से, वो फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं $1 बिलियन इन रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। मतलब कि रिलायंस को एक और इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि रिलायंस में बड़ी बड़ी एंटिटीज ने इन्वेस्ट किया रिलायंस ग्रुप में। तो उसमें चाहे आप गूगल का नाम ले लीजिए, चाहे फेसबुक का नाम ले लीजिए, ठीक है, बड़े बड़े चाहे हमारे पास इंटेल की बात कर लीजिए, बड़े बड़े ग्रुप्स ने, कॉर्पोरेट हाउसेस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया। और रिलायंस जो कंपनी है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी, नो डाउट चेयरमैन का नाम आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी। ओके, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रेवेन्यू के मामले में ये लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी, भारत की लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बाय सरपासिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ते हुए, याद रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंपनी को पीछे छोड़ के हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी बन गई है। सो दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ते हुए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, आप मुझे स्टूडेंट ये बता दीजिए कि वर्ल्ड की नेम द लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। नेम द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड, जल्दी से बताओ। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है मेरे पास, करेक्ट आंसर याद रखिए, करेक्ट आंसर है वॉलमार्ट। करेक्ट आंसर याद रखिए, करेक्ट आंसर है वॉलमार्ट। ये यूएसए की कंपनी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एक रिटेल स्टोर्स है इनके बहुत सारे और बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड करते हैं वॉलमार्ट। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, अच्छा रिलायंस के बारे में एक बात और याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी के बारे में कि इंडिया में हाईएस्ट टैक्स पेयर, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए हाईएस्ट टैक्स पेयर ग्रुप, सो हाईएस्ट टैक्स पे करने वाला जो ग्रुप है दैट इज अगेन रिलायंस इंडस्ट्री। चलिए जी आगे बात करते हैं। SS कल्पना चावला, दैट इज स्पेस क्राफ्ट स्पेसशिप यू कैन से, कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट। नासा ने यहाँ पर लॉन्च किया है नॉर्थ क्रॉप ग्रूमैन साइनस रिसप्लाई स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम उन्होंने कल्पना चावला के नाम पे रखा है। कल्पना चावला इंडियन बोर्न थी, सिर्फ ये आप याद रखिएगा, इंडियन बोर्न थी। आप उनको इंडियन सिटीजन ना ही कहें तो अच्छा, क्योंकि उन्होंने US सिटीजन अडॉप्ट कर ली थी। ठीक है, अगर हम जबरदस्ती उनको इंडियन बनाते रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन शी अडॉप्टेड द US सिटीजनशिप। ओके, और वो US के लिए काम कर रही थी, नॉट फॉर इंडिया। ये भी बात याद रखिएगा कि जो भी वो काम कर रही थी वो दैट इज फॉर द नासा। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी फीमेल साइंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग फॉर इसरो। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो इसरो के लिए, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था बट इनके साथ कि जब कोलंबिया स्पेस हादसा हुआ, ठीक है, कोलंबिया हमारे पास स्पेसक्राफ्ट था जो हमारे पास ब्रस्ट हो गया एटमॉस्फेयर में जब उसने एंटर किया 2003 में, तो उनमें कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। तो अल्टीमेटली आप याद रखिएगा कि उनके नाम पर एक स्पेसक्राफ्ट का नाम इन्होंने रखा है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है शायद में भी, तो इसलिए आप याद रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि इसके थ्रू, स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिलीवरी की गई है बेसिक जो भी सामान रिक्वायरमेंट थी, जो भी उस चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। देखो जब मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करता हूँ, ये काफ़ी सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया एक, आप समझ लीजिए कि स्पेस में एक इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करने वाला एक स्टेशन है। 1998 में इसको हमारे पास स्पेस में सेटल किया गया था बाय द मेजर कंट्रीज लाइक रशिया, यूएस, जो स्पेस में दो सबसे बड़ी पावर हैं उस समय की, रशिया, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, तो काफ़ी सारी कंट्रीज ने मिलकर इसको सिस्टम को हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, याद रखिएगा 1998 में। और अभी आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने क्या किया था, स्पेस एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसके थ्रू उन्होंने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था और वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया था, ये भी याद करो, हमने बात की थी फाल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट है स्पेस एक्स का। ओके चलिए, ये सारे क्वेश्चन तो हुए हमारे पास। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में, स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि नासा जो है कई सारे मिशन चलाने की बात करती है और 2020 में उसने एक रोवर लॉन्च करने की बात कही है, नासा 2020 रोवर टू द मार्स। उसका नाम क्या है? जो मार्स पे हमारे पास 2020 में रोवर लॉन्च करने का प्लान बनाया था नासा ने, ठीक है, सॉरी मार्स, उसका नाम क्या है? जल्दी से बता दो। ओके याद रखिएगा परसीवरेंस, ठीक है। परसीवरेंस नाम का जो रोवर है, ठीक है, अभी नासा का प्लान है कि इस रोवर को हमने मार्स के सरफेस पर उतार कर स्टडी करना है, मार्स को स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल वेबिनार ऑन टेक्सटाइल ट्रेडिशन। अब देखो ध्यान सुनो, एक हमारे पास वेबिनार हुआ, वेबिनार का मतलब यहाँ पर बातचीत हुई, डिस्कशन हुई वेरियस जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी टेक्सटाइल ट्रेडिशंस को लेकर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो एड्रेस दिस पर्टिकुलर वेबिनार, दैट इज इंटरनेशनल वेबिनार ऑन टेक्सटाइल ट्रेडिशन। तो पहली बार है कि भारत में ऐसा कोई ट्रेडिशन के थ्रू एक ऐसा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेमिनार कुछ ऑर्गेनाइज किया गया। थीम याद रखेंगे, दैट इज वीविंग रिलेशंस द टेक्सटाइल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये आप सेमिनार के रिगार्डिंग जो थीम रही है वो भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली कॉमेमोरेट किया गया महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को एक तरह से याद किया गया। अभी रिसेंटली उनकी एनिवर्सरी भी थी, आपको पता ही होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट व्यू से, टेक्सटाइल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? टेक्सटाइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारी जीडीपी में 2% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो टेक्सटाइल सेक्टर का ही है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल। और जो भारत के 12% एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया का 12% एक्सपोर्ट है, वो टेक्सटाइल से ही कंट्रीब्यूट होता है। मतलब कि टेक्सटाइल एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और 100% हमारे पास 100% एफडीआई अप्रूव कर दी गई है टेक्सटाइल सेक्टर में। ये भी आप बात याद रखेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में एफडीआई कितनी अप्रूव है? 100%। सो याद रखिएगा कि अभी हमारे पास महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी थी 2 अक्टूबर को, ठीक है, 151st एनिवर्सरी थी, ठीक है, और इससे पिछले साल 150th एनिवर्सरी थी। तो उस सब को लेकर हमारे पास ये सब जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी और टेक्सटाइल का तो वैसे भी बड़ा अच्छा रिलेशन है, चरखे के थ्रू। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चरखा इनॉग्रेट किया था कुछ टाइम पहले ही, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चरखा। तो ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया था, जरा जल्दी से बता दो। स्मृति ईरानी, मैं हिंट दे देता हूँ, स्मृति ईरानी इनॉग्रेटेड दिस पर्टिकुलर चरखा इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारत की कौन सी सिटी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा चरखा इनॉग्रेट किया गया था रिसेंटली? ओके याद रखिएगा, दैट इज इन नोएडा, ठीक है। नोएडा में भारत का सबसे बड़ा, नोएडा दैट इज इन उत्तर प्रदेश, तो सबसे बड़ा चरखा भारत का इनॉग्रेट किया गया था जो टोटली वेस्ट से बना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास दल्लखुरशानी अर्न्स जीआई टैग। जीआई मींस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो ध्यान से समझना, जीआई टैग हमारे पास क्या करता है, किसी प्रोडक्ट की खासियत बताता है कि ये प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया से ही आपको अवेलेबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग मिलता है और एक नेशनल लेवल पे मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग किसके द्वारा मिलता है? डब्ल्यूटीओ के द्वारा, याद रखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग किसके द्वारा मिलता है? डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जीआई टैग मिलता है। अब जीआई टैग अगर आपके प्रोडक्ट को मिलता है तो फायदा क्या होता है? मान लीजिए जीआई टैग अगर आपके प्रोडक्ट को मिल गया, जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, सबसे पहला इंडिया में जीआई टैग जो डब्ल्यूटीओ ने दिया था वो दार्जिलिंग टी को दिया था, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था
2004-5 में। सो दार्जिलिंग टी सबसे पहला जीआई टैग मिल गया। अब इसका मतलब क्या था, दार्जिलिंग टी जो है, टी तो आपको वर्ल्ड में काफी जगह से मिल जाएगी, लेकिन दार्जिलिंग से मिलने वाली जो चाय है वो विश्व में सबसे अलग है। ये नहीं कह रहा हूं मैं सबसे अच्छी है, लेकिन विश्व में सबसे अलग है, उसका टेस्ट यूनिक है, सबसे अलग है। सो ये WTO की तरफ से इस तरह से जीआई टैग मिलते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को, तो उससे आपके प्रोडक्ट को बेचने में आसानी रहती है। अच्छा, इंडिया में जीआई टैग किसकी तरफ से दिया जाता है? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट तो आपको पता ही चल गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आपको बता दूं कि जीआई रजिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई में, जो फाइनली पेपर वर्क करके जीआई टैग अप्रूव करती है। तो ये भी चीज याद रखना, नेशनल लेवल पर जीआई रजिस्ट्री और इंटरनेशनल लेवल पे WTO, ठीक है। अभी यहां पर आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा सकता है, ये चिली है यानी मिर्च, आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हॉटेस्ट चिली है, बहुत ज्यादा तीखी, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी। और अब आपको पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि दाले खुरसानी चिलीज को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, कौन सी स्टेट से है हमारे पास? तो दैट इज फ्रॉम सिक्किम। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन मैं चलो आपसे पूछ लेता हूं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले खोला चिलीज को जीआई टैग मिला था, ठीक है, हमारे पास। आप मुझे बता दो कि ये खोला चिली भारत के किस राज्य में मिलेंगे आप लोगों को? हाँ जी, खोला चिली भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखें स्टूडेंट, यू गोट खोला चिली इन, हाँ जी, कहां पर? गोवा। तुक्का नहीं लग सकता इसमें, ठीक है। सो अगर आपको पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो खोला चिली को रिसेंटली जीआई टैग मिला था, वो गोवा से हैं, और दैट इज डाले खुरसानी को यहाँ पर जीआई टैग मिला है, ये भी चिलीज हैं, और ये सिक्किम से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोविड क्रूसेडर अवार्ड। अब देखो यहाँ पर इकबाल सिंह चहल, ठीक है, ये हमारे पास म्युनिसिपल कमिश्नर हैं मुंबई के, ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं मुंबई के इकबाल सिंह चहल, ठीक है। और इनको यहाँ पर कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 मिला है। क्यों भाई? बाय द इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मतलब कि इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन जो ग्रुप है उसकी तरफ से इनको अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि धारावी एक स्लम एरिया है, बट लेकिन धारावी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां से जनरेट होती है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, आपको पता होगा, मुंबई में। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, अपने सिस्टमैटिक ढंग से इन्होंने चीज़ों को अच्छे से प्लान किया और अल्टीमेटली फ्लैटन द कर्व का मतलब कि कोविड के केसेस में कमी लेकर आए धारावी में और उसके आसपास के एरिया में। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन कैंपेन चलाई है कोविड-19 को लेकर, ताकि लोग अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकें। तो आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी कैंपेन चलाई है? जन आंदोलन, ठीक है, जन आंदोलन कैंपेन, दैट इज पीपल पार्टिसिपेशन कैंपेन। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पहली हमारे पास मेडिसिन थी, मतलब कि पहली मेडिसिन जो सबसे पहले यूज की गई, ठीक है, कोविड को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, दैट इज फेविपिराविर, ठीक है, इसका नाम याद रखना। दैट इज एंटीवायरल ड्रग, फर्स्ट ड्रग यूज्ड इन इंडिया फॉर कोविड-19। ये फर्स्ट ड्रग थी, पहली ड्रग थी जो भारत में अप्रूव की गई ऑफिशियली कोविड-19 के रिगार्डिंग, ठीक है, फेविपिराविर, ठीक है, इट इज एन एंटीवायरल ड्रग। ओके, सो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ठीक है। पहले तो नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज दिए जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में हमारे पास नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जो कि हमारे पास कौन सी कंट्री से थे? ही इज फ्रॉम स्वीडन। और अपनी वसीयत में, ठीक है, याद रखना, अपनी वसीयत में मेंशन करके गए थे कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरा पैसा है उसका एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसके थ्रू ही, उस पैसे के थ्रू उन लोगों को अवार्ड दिया जाए जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए कुछ काम किया है। और याद रखना एक और चीज, अल्फ्रेड नोबेल ने वैसे तो बहुत सारी इन्वेंशन की थी, लेकिन सबसे फेमस इन्वेंशन क्या थी इनकी? इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। सो इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट हमारे पास की गई थी, तो उसके बाद इनके मरने के बाद पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए थे? 1901 में। ईयर याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज कौन से ईयर में दिए गए थे? 1901 में। अभी यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, तो याद रखिएगा नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 किसको मिला है? हार्वे जे ऑल्टर को, ठीक है, और हमारे पास माइकल हगल्टन को, ठीक है, हार्वे जे ऑल्टर को और माइकल हगल्टन को।
और चार्ल्स एम राइस को। तो इन 3 लोगों को हमारे पास ये मिला है अवार्ड, और ये 2 अमेरिकन हैं और एक ब्रिटिश बोर्ड साइंटिस्ट है। क्यों? इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो एक बहुत ही डेडली डिजीज में से एक माना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत से लोग इससे इन्फेक्टेड रहते हैं। और आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस सी वायरस की अभी तक कोई परफेक्ट वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि वैक्सीन बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। अब आपको क्वेश्चन पॉइंट से अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस सी कौन से बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है। तो आपने याद रखना है लीवर। हेपेटाइटिस सी कौन से बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है? लीवर। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। चलो आपसे मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, फर्स्ट नोबेल प्राइज, पहली बार नोबेल प्राइज हमारे पास मेडिसिन में किसको मिला था? फर्स्ट पर्सन हु गोट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, नॉट इन फिजिक्स। पहली बार तो नोबेल प्राइज 1901 का पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन हु गोट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी, जल्दी से बताओ। ओके, सो अगर हम बात करें, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वो किसको मिला था? याद रखिएगा, ईवी बेहरिंग को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्हें अवार्ड मिला था सीरम थेरेपी के लिए, ठीक है। इन्हें अवार्ड मिला था सीरम थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए, सीरम थेरेपी के यूज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ईवी बेहरिंग, ठीक है, इट्स बेहरिंग। इसको थोड़ा सा स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर समझो स्टूडेंट, ईवी बेहरिंग, BRING, ठीक है। मैं ठीक कर देता हूँ उसको स्पेलिंग को, अगर आपको कोई डाउट इसमें। तो अब देखो, आप ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर पूछा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीरम थेरेपी का जो अभी यूज़ है, ठीक है, वो और ज़्यादा हमारे पास बढ़ गया है। तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि ईवी बेहरिंग को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में। किसी अच्छे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। सो दैट इज माधाबपुरी बुच गॉट्स अ ईयर एक्सटेंशन, ठीक है। माधाबपुरी बुच ये एक हमारे पास फीमेल मेंबर हैं इन द सेबी, फीमेल होल टाइम मेंबर, ठीक है, वुमेन होल टाइम मेंबर इन सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा सेबी की जब भी मैं बात करता हूँ, सेबी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सेबी के बारे में पहली बात तो ये स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है, प्लस हाँ जी कमोडिटी मार्केट का भी रेगुलेटर सेबी है, ठीक है। स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों का रेगुलेटर सेबी है। और सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? सेबी एस्टैब्लिश इन द ईयर 1988, 1988 में सेबी एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे पास 1988 में ये एस्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इसको पावर कब मिली टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इन इंडिया? इन द ईयर 1992। और 1992 क्यों फेमस है? आपको पता होगा हर्षद मेहता स्कैम के लिए। आजकल इसलिए मैं बता रहा हूँ हर्षद मेहता स्कैम, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एक हमारे पास वेब सीरीज आई है हर्षद मेहता स्कैम को लेकर। तो 1992 में सेबी को पावर मिली, स्टैट्यूटरी पावर टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेबी को कौन से ईयर में पावर मिली टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट? दैट इज इन द ईयर 1992। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। अब यहाँ पर याद रखना कि माधवभाई पुरी बुच, ठीक है, माधवभाई पुरी बुच ये हमारे पास होल टाइम मेंबर हैं सेबी में। तो इनका नाम याद रखना, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सेबी का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो स्कैम नाम से हमारे पास सीरीज आई उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा हो कि बुल और बियर इन्वेस्टर जो होते हैं उनको भी कंट्रोल में रखना, ठीक है। बुल और बियर दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स को कंट्रोल में रखना, स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज बनाए रखना। स्टॉक मार्केट आपको पता ही है कि इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आपसे मैं एक फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे एक फुल फॉर्म बता दीजिए, द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? हाँ जी, मार्केट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इंडियन मार्केट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फुल फॉर्म ऑफ फेमा। ओके
याद रखिएगा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसलिए मैंने आपको बोला है, फेमा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्मार्ट। अब देखिए स्मार्ट के बारे में यहाँ पर न्यूज आई है, डीआरडीओ। पहले तो डीआरडीओ आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जिसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1958 में। पहले तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, सिंपल सा क्वेश्चन, 1958। ठीक है, चेयरमैन की बात करें, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, बहुत बार हम क्लास में बात कर चुके हैं, जी सतीश रेड्डी हमारे पास करंट चेयरमैन है डीआरडीओ के। ठीक है, और डीआरडीओ आप देखेंगे ज्यादातर जो मिसाइल टेस्ट कहां से करती है? व्हीलर आइलैंड। ठीक है, लेकिन अब इसे व्हीलर आइलैंड यहां पर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, तो व्हीलर आइलैंड तो प्रॉपरली नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, ऑफ द कोस्ट कहा गया ना, सो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहां से हमारे पास क्या किया जाता है? वहां से हमारे पास जो मिसाइल का टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास कहां पड़ता है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, दैट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहां से हमारी ज्यादातर मिसाइल्स को जो है वो टेस्ट किया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट, इंडिजिनियसली डेवलप्ड यानी खुद से बनाई हुई कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल, एक तो टेस्ट फायर की गई है। ठीक है, शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। इसके अलावा हमारे पास मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। देखो ये क्या, ये टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो जनरली लॉन्च किया जाता है सबमरीन से। मान लीजिए किसी बड़े जहाज, समुद्री जहाज को डुबाना है, तो सबमरीन के अंडर वाटर चलती है, समुद्र के नीचे रहती है, तो वो टॉर्पीडो लॉन्च करती है। ठीक है, यहां पर एक टॉर्पीडो बनाया गया है स्मार्ट के नाम से, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, सो दैट इज नोन टू बी स्मार्ट। तो आपने याद रखना स्मार्ट का रिलेशन किससे है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दैट इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के बारे में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर सबमरीन की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है नेवी को लेकर, दैट इज प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी को सबमरीन्स बनाकर दी जाएंगी। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड है, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी को कितनी सबमरीन्स बनाकर दी जाएंगी? हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी को कितनी सबमरीन्स बनाकर दी जाएंगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखना 6 हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाकर दी जाएंगी। याद रखना 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी, जिसके तहत इंडियन नेवी को 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाकर दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन। अब देखो याद रखना हमारे पास एक गंगा रिवर डॉल्फिन डे, अब ये कब होता है? 5 अक्टूबर को। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब होता है? 5 अक्टूबर को। और आपको पता होना चाहिए गंगैटिक डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? सो नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है हमारे पास वो है गंगैटिक डॉल्फिन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, माई गंगा डॉल्फिन कैंपेन जो है वो हमारे पास इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और हमारे पास कहीं ना कहीं जो गंगैटिक डॉल्फिन है उसको सेव करने के लिए लॉन्च की गई है। आप याद रखना कौन कौन स्टेट में? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। सो मेनली इन एरियाज में आपको गंगैटिक डॉल्फिन का नंबर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगर आप याद रख सकें तो जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सुसु। ठीक है, जो गंगैटिक डॉल्फिन है दैट इज गैंगेस सुसु, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, गंगैटिक डॉल्फिन को। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब होता है? 5 अक्टूबर को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं कि IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN नाम से एक एजेंसी है और इसने इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर किया हुआ है डॉल्फिन को, यानी कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है गंगैटिक डॉल्फिन। और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक फैसला किया था कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा भारत में। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत के अंदर कौन सी सिटी के अंदर, भारत की कौन सी सिटी के अंदर बनाया जा रहा है इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? हाँ जी, नेम द सिटी।
इन इंडिया वेयर वी गोइंग टू बिल्ड फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जल्दी से बताओ। ओके, याद रखिएगा ये पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है, पटना में बनेगा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ स्पेशल सेशन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब देखो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए WHO हमारे पास 7 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुई थी, 7 अप्रैल 1948। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। याद रखना, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। टेड्रोस एडनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन तो आप सब लोगों को पता ही होंगे। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 7 अप्रैल को ये एस्टेब्लिश हुई थी। टेड्रोस एडनोम इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं जो कि इथियोपिया से हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे एक मिनिस्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, चेयर द 5th स्पेशल सेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज चेयरमैन। अब ये क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बात हो रही है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी, तो हर्षवर्धन ने क्यों चेयर की? क्योंकि याद रखना हर्षवर्धन इज द करंट चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन इज द करंट चेयर ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बट इसके अलावा हमारे पास अगर डायरेक्टर जनरल पूछ लिया गया तो डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम है। तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट और आपको बताना चाहिए कि WHO जो चलता है वो फंडिंग के बेस पे चलता है और सबसे ज्यादा फंडिंग कहां से आती है? यूएसए से। यूएसए 2018-19 की बात करें, यूएसए ने 15% ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अब यूएसए जो है वो यहां से क्विट करने जा रहा है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं स्टूडेंट बता दूं जो हम आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, वो क्या कि हमारे पास चाइना जो बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफीज देता है और बोलता है कि जो कोरोना वायरस है हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो WHO में 0.2% फंडिंग देता है, बस 0.2%, और यूएसए कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 15%। और फिर भी हमारे पास WHO जो है वो कहीं ना कहीं टिल्टेड है टुवर्ड्स चाइना, चाइना का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रोस एडनोम। तो इसी वजह से यूएसए जो है काफ़ी हद तक नाराज था और उसी के चलते यूएसए ने हमारे पास क्विट करने का फैसला किया था फ्रॉम, हाँ जी, कहां से क्विट करने का फैसला किया था? फ्रॉम WHO। सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, WHO की एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कैंसर एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि WHO ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है WHO और UN के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कहां पर स्थित है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ओके, याद रखिएगा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कहां पर स्थित है? ये हमारे पास कहां है? दैट इज इन लियोन, फ्रांस, ठीक है। कहां पर है? लियोन, फ्रांस में, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी आ चुका है और नोबेल प्राइज के ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहेंगे। एक छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास नोबेल प्राइज के विनर्स को जनरली, अब तो कोविड है तो कोविड की वजह से इश्यूज है, नहीं तो नोबेल प्राइज मिलता कहाँ है? ओस्लो हमारे पास नॉर्वे में मिलता है नोबेल प्राइज इन पीस। याद रखिएगा जो पीस का नोबेल प्राइज है वो तो ओस्लो नॉर्वे मिलेगा, बाकी सब नोबेल प्राइज कहाँ मिलेंगे? स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। अब इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा जब हम नोबेल प्राइज इन पीस पे पहुंचेंगे। तो आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अगर आपने जीता है तो ये अवार्ड आपको मिलेगा कहां पे? ये अवार्ड आपको मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप याद रखें। चलिए अगर हम यहां पर समझे स्टूडेंट एक और बात कि गोरन के हैंसन, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, उन्होंने अनाउंस किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो यहां पर किस किस को मिला है? याद रखिएगा कि 2 हाफ में इसको बांटा गया है। पहले हाफ तो मिला है रोजर पेनरोज को जो कि यूके से हैं, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन रेजिलिएंट टू द प्रेडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो अदर हाफ मिला है वो मिला है रीनहार्ड गेंजल को जो कि जर्मन है, ठीक है, और एंड्रा गैस को जो कि यूएसए से है।
तो इनको मिला है सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर गैलेक्सी दोनों स्पेस से कहीं ना कहीं डील करते हैं। जो दो हाफ्स में जो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स बटा है वो दोनों स्पेस से रिलेटेड है, आउटर स्पेस से रिलेटेड। तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो पहला नोबेल प्राइज है वो 1901 में वो फिजिक्स में ही दिया गया था, ठीक है, डब्ल्यू रोंटगन को, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। तो ये पहला नोबेल प्राइज था जो 1901 में दिया गया था, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिर हाँ, अगर यहाँ पे देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि एक फीमेल को भी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नोबेल प्राइज हमारे पास किसको मिला था फिजिक्स में, फीमेल कैटेगरी में, तो याद रखना वो थी मैरी क्यूरी, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मैरी क्यूरी को 1903 में 1903 में हमारे पास फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। हाँ, लेकिन उन्हें केमिस्ट्री के लिए भी मिला हुआ है। चलो देखते हैं कौन मुझे कमेंट करके बताता है कि मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था। जल्दी से बता दो स्टूडेंट कमेंट में, सेक्शन में कमेंट करके कि मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री के फील्ड में वो कब मिला था। ओके, याद रखिएगा हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है 1911, ठीक है। 1911 में हमारे पास नोबेल प्राइज मिलता है मैरी क्यूरी को इन द फील्ड ऑफ, हाँ जी, कौन सी फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फास्टेस्ट HPC AI सुपर कंप्यूटर। सो AI हियर मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज परम सिद्धि AI विद नेविडिया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हमारे पास ये सब डेवलपमेंट किसने की है, सीडैक ने, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। इसका हेडक्वार्टर जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी सीडैक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। सीडैक का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। और इसने अभी क्या किया है, इंडिया का पहला HPC AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सुपर कंप्यूटर बनाया जिसको नाम दिया परम सिद्धि AI। अब याद रखिएगा कि इस इनिशिएटिव को लीड कौन कर रहे थे, हमारे पास अभिषेक दास। अभिषेक दास हमारे पास साइंटिस्ट हैं और सीडैक के करंट हेड हैं, ठीक है। तो सीडैक के करंट हेड हमारे पास कौन है, यहाँ पर अभिषेक दास, ये नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड का इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दिस वन, फुगाकू, ठीक है। दैट इज ऑब्वियसली नाम से ही पता चल गया, जापानीज सुपर कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है। याद रखिएगा जापानीज सुपर कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जीएसटी काउंसिल को लेकर है कि जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग हुई है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी काउंसिल है क्या। तो पहली बात तो ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 279A में। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई और आर्टिकल 279A ऐड किया गया जिसके थ्रू जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया। अब क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल करता क्या है, किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी रहेगा, तो वो डिसाइड किया जाएगा हमारे पास, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड करेगी। तो इसको हमेशा याद रखना कि जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है। सो जीएसटी काउंसिल को चेयर करती हैं हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि अभी राइट नाउ इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण जी। तो इन करंट फिस्कल ईयर 21 द स्टेट आर फेसिंग द लॉस। और यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो की है वो क्या कि देखो जीएसटी लॉन्च करने से स्टेट्स को नुकसान होना शुरू हुआ था उनके रेवेन्यू कलेक्शन में। तो यहां पर क्या कहा गया था कि 5 साल के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी इस जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें यह अनाउंसमेंट की गई है कि हमारे पास एक तो 20,000 करोड़ रुपए स्टेट्स को डिसबर्स किए जाएंगे, और दूसरी बात क्या की गई है यहां पर कि हमारे पास जो कंपनसेशन देने का प्लान था जून 2022 तक, पहले क्या था कि डेडलाइन थी कि जून 2022 तक स्टेट्स को कंपनसेशन दिया जाएगा, अब उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं सीधा सीधा। आप मुझे स्टूडेंट ये बताइए कि जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट रहता है, मतलब हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। आप मुझे बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली निर्मला सीतारमण नहीं करती। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कौन रिप्रेजेंट करता है, हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जीएसटी काउंसिल। ओके, याद रखिएगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, हाँ जी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है।
सो फाइनेंस सेक्रेटरी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी राइट नाउ है अजय भूषण पांडे, ठीक है। सो याद रखना फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्त सचिव, ओके। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो इंडिया पीवी एज 2020, देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, नीति आयोग ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, इंडिया पीवी, पीवी का मतलब फोटोवोल्टिक्स, ठीक है, अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बेसिकली सोलर एनर्जी को कैसे और भारत में बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर ये पूरा का पूरा एक सिस्टम यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। वर्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी नीति आयोग के द्वारा। सो नीति आयोग आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आर.के. सिंह जो हमारे पास आर.के. सिंह है और अमिताभ कांत आपको पता ही होंगे, ही इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग। सो सीईओ ऑफ नीति आयोग है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो हमारे पास इन दोनों ने मीटिंग अटेंड की थी, सेशन को अटेंड किया था। अब यहां पर क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए वो देखो, ध्यान सुनना, कि इंडिया का जो टारगेट है वो 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का है, टारगेट रिवाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने। और यहां पर उसमें से 2030 तक हमारे पास 450 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट है, और उसमें से केवल अगर हम देखें 300 गीगावाट तो सिर्फ केवल सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने का टारगेट है, मतलब मैक्सिमम रेन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी। तो इसका मतलब भारत में काफी सारे सोलर पैनल्स लगेंगे और यहाँ पर फोटोवोल्टिक्स इस चीज का यूज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सोलर एनर्जी को एनहांस करने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। देखो सोलर एनर्जी की जब भी बात होती है तो मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई है कि सोलर एनर्जी के बारे में याद रखना, पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने एस्टेब्लिश की है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। सो ये सारे टारगेट्स जो है सोलर एनर्जी को लेकर आप याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे याद रखना, रेन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एनर्जी कहां किसके थ्रू यूज की जाती है? विंड एनर्जी, जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे सोलर एनर्जी के बाद रेन्यूएबल एनर्जी यूज की जाती है, दैट इज विंड एनर्जी। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज में से एक, ठीक है। नोबेल प्राइज, जब भी नोबेल प्राइज दिया जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन तो इनको लेकर पेपर में देखने को मिलेगा। तो हमारी अलग से वीडियोस भी हैं नोबेल प्राइजेस के ऊपर, वो जाकर आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो सेक्रेटरी हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है वो किसको मिला है? एमिनल कारपेंटर को और जेनिफर ए डोंडा को, ठीक है। सो इन दोनों का नाम आप याद रखना, दोनों फीमेल्स हैं और यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 फीमेल्स को एक साथ हमारे पास नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। सो जीनोम एडिटिंग के लिए, ठीक है, जीनोम एडिटिंग के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम 2 वुमेन जॉइंटली वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो केमिस्ट्री वाला नोबेल प्राइज वैसे भी इंटरेस्टिंग रहता ही है, जैसे पिछले साल का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग था। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। लास्ट ईयर नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री मिला था वो लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिला था, ठीक है। 2019 का जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री था वो लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिला था। उसमें से एक पर्सन ऐसे थे जो नोबेल लॉरिएट, जो ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट का खिताब पाने वाले पर्सन बने। ही इज द ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट, नेम दैट पर्सन। आप जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बताइए जो बने थे ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट इन केमिस्ट्री, सबसे उम्रदराज पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, याद रखना जॉन बी गुडइनफ, ठीक है। जॉन बी गुडइनफ जो हैं उनको हमारे पास 97 ईयर्स की एज में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये सबसे ओल्ड है, सबसे मतलब कि ज्यादा उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति बन गए थे, ठीक है। 2019 में ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट अभी भी है क्योंकि इज द ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे उम्रदराज पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो गवर्नमेंट ने दिनेश कुमार खरे को नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है एसबीआई का। देखो एसबीआई की मैं बात करूं तो एसबीआई 3 प्रेसिडेंसी बैंक से मिलकर बना था, ठीक है। और उसमें हमारे पास कौन कौन से बैंक आते थे? दैट इज बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1806 में, ठीक है। फिर बैंक ऑफ बंगाल, माय अपोलॉजीज, 3 बैंक थे हमारे पास, याद रखना। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, ठीक है। और फिर बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को मिलाकर, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास बना था, हाँ जी, कौन सा बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
सो ये ऐसे भी नहीं बना था, बीच में हमारे पास इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया और यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर हमारे पास बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। सो ऑब्वियसली अब आप यहां पर समझिए स्टूडेंट, हमारे पास दिनेश कुमार खरे को, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये किसकी जगह लेंगे हमारे पास, ये रजनीश कुमार की जगह लेंगे। इनकी अपॉइंटमेंट किसने की है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। याद रखना इस बॉडी का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो हेड्स की पोजीशंस होती हैं वो हमारे पास उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द अप्रूवल ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो के अप्रूवल के बाद। चलिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चेयरमैन की बात हो रही है एसबीआई की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, जब एसबीआई 1955 में एग्जिस्टेंस में आया, हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? हाँ जी, हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन बने थे? ओके, याद रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई जो है वो एसबीआई के पहले चेयरमैन बने थे। और इनके बारे में एक खास बात और बता दूं, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट रेलवे बजट भी जॉन मथाई ने प्रेजेंट किया था। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट रेलवे बजट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय जॉन मथाई। नेक्स्ट हमारे पास न्यू एमडी ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक जिसको हम बोलते हैं, तो उसने अपने आप को यहां पर एक नए स्वरूप में ढाल लिया है गवर्नमेंट के कहने पर, और इसी की एक सब डिवीजन बनी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, जिसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या रहेगा, इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज को सुदृढ़ करना। क्योंकि आप समझिए इंडिया पोस्ट की खुद अपने आप में 1 लाख से ज्यादा ब्रांचेज है पूरे इंडिया में, तो इतनी सारी ब्रांचेज, और अगर ये बैंक का काम करने लगे तो पूरे इंडिया में बैंकिंग का जो नेटवर्क है, सिस्टम है, वो और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि ये वेंकटरामू को नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 3 सालों के लिए। अगले 3 सालों के लिए हमारे पास ये नए एमडी और सीईओ रहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जानने वाली बात, समझने वाली बात, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जब मैं बात करता हूं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये बना था हमारे पास अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले तो ये एक्ट भी आप याद रखेंगे, एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। पहली बात तो आप ये याद रखना, ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये इंडिया पोस्ट का पार्ट है, जो किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आएगा इंडिया पोस्ट, और उसके अंडर आएगा हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सो इंडिया पोस्ट हमारे पास, आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हमारे पास ये एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और हो जाती है, अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है ए घोष, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट। यहां पर मैं भारतीय डाक की बात कर रहा हूं, इंडिया पोस्ट की। सो ए घोष इसके करंट डायरेक्टर जनरल हमारे पास यहां पर है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता दूं कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो भी इन्हीं के पास है, हिक्किम, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। चलिए आपसे मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं इंडिया पोस्ट को लेकर। नेम द फर्स्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस that is established outside Indian territory. Name the first Indian post office that is established outside the Indian territory. ओके, याद रखना स्टूडेंट, अंटार्कटिका। भारत ने अपनी टेरिटरी से जो बाहर पहली बार किसी और जगह पे अपना पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किया था, वो अंटार्कटिका इन द ईयर 1983, सॉरी। ठीक है, इन द ईयर 1983 याद रख लेना। ठीक है, ईयर भी आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, दैट इज 1983। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्या होती है, मल्टीपल टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो अभी रशिया ने एक और हमारे पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट की है, तो याद रखना इसको जिरकॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जिसको इन्होंने टारगेट हिट किया था बैरेंट सी में। अब मैंने जानबूझकर बैरेंट सी को हिट किया है, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन किया है ताकि आपको याद रहे कि ये बैरेंट सी जो है वो हमारे पास कहाँ पड़ती है, नियर बाय रशिया, और ये सेपरेट करती है 2 कंट्रीज को। कौन कौन सी कंट्रीज को सेपरेट करती है ये सी? ये करती है नॉर्वे एंड रशिया को सेपरेट। सो बेसिकली लाई बिटवीन नॉर्वे एंड रशिया, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। सो हाइपरसोनिक का मतलब याद रखना, हाइपरसोनिक का मतलब मल्टीपल टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मैक 8 ऑलमोस्ट, मैक 8 आप समझिए कि 8 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड।
तो इस तरह से मिसाइल आपको इसके लेकर पूछा जा सकता है। रशिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर हमेशा ही आगे लेकर जाने के लिए जाना जाता है, और उसका एक डिफेंस ग्रुप भी है। जैसे यूएसए लीड नेटो है, तो याद रखना एक डिफेंस ग्रुप है CSTO। हाँ जी, CSTO के बारे में स्टूडेंट अगर आपको नहीं पता तो प्लीज नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है अभी राइट नाउ। क्यों, मैं बता देता हूं आपको। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना हमारे पास। इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं क्यों इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, जो हमारे पास एक डिफेंस ग्रुप है, जिसमें 6 कंट्रीज मेंबर है। कितनी कंट्रीज मेंबर है? 6 कंट्रीज में मेंबर है, इंक्लूडिंग रशिया एंड अर्मेनिया। ठीक है, रशिया और अर्मेनिया इसमें मेंबर हैं, और अभी अर्मेनिया गुहार लगा रहा है कि रशिया उसकी हेल्प करे इस ट्रीटी के तहत, मतलब कि CSTO का मेंबर होने के नाते। जैसे नेटो का मेंबर यूएसए है, तो CSTO किसके अंडर बनी हुई है? एक तरह से हमारे पास रशिया इस ग्रुप को लीड करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 6 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग रशिया एंड अर्मेनिया। आप जल्दी से मुझे इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए अगर किसी को पता है तो, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से स्टूडेंट मुझे इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका हेडक्वार्टर पता है तो। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, CSTO का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, CSTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है हमारे पास? मॉस्को। CSTO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मॉस्को, रशिया। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नाम इसका याद रखना, कितने मेंबर है ये याद रखना, हेडक्वार्टर याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। देखो, जो हमारी इंडियन कॉटन है उसके लिए पहली बार ब्रांड एंड लोगो एक तरह से लॉन्च किया गया, इंडियन कॉटन। सो ऑन द वर्ल्ड कॉटन डे, अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया? वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है जी? 7 अक्टूबर को। अब मुझे पता चल गया कि वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? 7 अक्टूबर को। इंडियन प्रीमियम कॉटन इज सेट टू बी नोन एज, हाँ जी, इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसको अब से कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। तो अब से इंडिया की कॉटन को किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कॉटन। ये एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। देखो, कॉटन उगाने वाले जो विश्व के पहले लोग कंसीडर किए जाते हैं वो इंडियंस ही कंसीडर किए जाते हैं, आर्यंस। ठीक है, जो हमारे पास अगर हम बात करें जो आर्यन से भी पहले अगर हम बात करें, जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब टाइम पीरियड हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लेटर टाइम पीरियड था वहां पर कॉटन उगाई जाती थी और उससे फिर कहीं ना कहीं क्लोथ बनाए जाते थे। तो यहां पर आप देखिएगा कि वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, और हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने यहां पर क्या कहा कि अब से इंडियन कॉटन को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। तो ये छोटा छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। इंडिया में पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां स्टैब्लिश हुई थी? मुंबई में। ठीक है, 1854 में हमारे पास मुंबई में इंडिया की पहली मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि टेक्सटाइल में ही कॉटन का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो याद रखना, टेक्सटाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत में पहली मॉडर्न टेक्सटाइल मिल जो है 1854 में मुंबई में एस्टैब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन याद रखना, SSC, CGL, रेलवेज, इन सब में ये पूछा जा सकता है। चलो, आपसे मैं कॉटन के बेसिस पर एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, टेक्सटाइल के बेसिस पर ही, कि आप ये बता दीजिए मुझे, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है फॉर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज? भारत में बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्री साउथ में आपको एक जगह देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। हाँ जी, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? हाँ जी स्टूडेंट, याद रखना, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बटूर को। याद रखिएगा, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीमेंट बिटवीन यूपी गवर्नमेंट फॉर जेवर एयरपोर्ट। अब देखो, पहली बात तो स्टूडेंट याद रखना, भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अभी नोएडा में है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको कहा जाता है, और जेवर, हमारे पास जेवर एयरपोर्ट का नाम भी उसको दिया गया है। तो हो सकता है आगे चलकर इसको कोई नया नाम दे दिया जाए, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नाम इसको दे दिया जाए। लेकिन अभी के लिए याद रखना, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल इसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो कौन सी कंट्री, अगर मैं पूछ लूं कि कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है, तो दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हमारे पास इस एयरपोर्ट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जेवर एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? सो दैट इज इन उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, जो कि हमारे पास एस्टैब्लिश हुई थी, हमारे पास अगर हम बात करें 1 अप्रैल, ठीक है, ये हमारे पास 1 अप्रैल एस्टैब्लिश हुई थी 1995 को, और इसके करंट चेयरमैन है अरविंद सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, करंट चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह। और भारत में एक स्कीम ऑनगोइंग, आपको पता होगा, उड़ान नाम से। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, बार बार याद कराता हूं मैं,
उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत भारत में काफी सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं और उसमें से एक एयरपोर्ट बना था पैक्योंग एयरपोर्ट, जिसको लेकर कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता भी चुका हूं अपनी क्लास में। चलो अब आप कमेंट करके बता दो कि पैक्योंग एयरपोर्ट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। हाँ जी, पैक्योंग एयरपोर्ट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ओके, याद रखना स्टूडेंट, पैक्योंग एयरपोर्ट भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, पैक्योंग एयरपोर्ट भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो एम राजेश्वर राव, नेक्स्ट न्यूज है, न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास बन जाता है। आरबीआई के पास आपको पता होगा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है, 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो अभी हमारे पास काफी टाइम से एनएस विश्वनाथन की जगह जो वेकेंट हुई थी वो अभी तक फुलफिल ही नहीं हो पाई थी। तो यहां पर फाइनली एम राजेश्वर राव जी को 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट किया गया है, ठीक है, टू मैनेज रिस्पॉन्सिबल द फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा एम राजेश्वर राव अभी प्रेजेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के, और आरबीआई में आपने याद रखना है अभी गवर्नर कौन है, तो वह शक्तिकांता दास, ठीक है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांता दास, ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है हमारे पास मुंबई में, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चंस आपको काफी बार मैंने बताए हैं, फिर से याद रख लेना कि आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और नेशनलाइजेशन कब हुई थी, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन हमारे पास आरबीआई की हुई थी हमारे पास 1 जनवरी हमारे पास 1949 को, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन आरबीआई की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अश्विनी कुमार प्रसाद पासेस अवे। देखिए अश्विनी कुमार ने सुसाइड कर लिया। अश्विनी कुमार की बात करें तो फॉर्मर डायरेक्टर थे सीबीआई के, फॉर्मर गवर्नर थे मणिपुर और नागालैंड के, और अभी एक हमारे पास यूनिवर्सिटी इन शिमला में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां पर चांसलर का काम कर रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने होल्ड की थी। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा जा सकता है कि अश्विनी कुमार कौन थे। सो इज द मेजरली इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर डायरेक्टर थे। हाँ, सीबीआई की बात करूं तो सीबीआई एक अहम रोल प्ले करती है भारत के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो सीबीआई को हैंडओवर किए जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और सीबीआई के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना कि राइट नाउ हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, तो वो है ऋषि कुमार शुक्ला। याद रखिएगा, ऋषि कुमार शुक्ला प्रेजेंटली वर्किंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, चलिए जी, अब हम आ जाते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पे, ठीक है। सो नोबेल प्राइज चल रहे हैं तो ये तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास हो जाती है स्टूडेंट। तो हमारे पास लुइस ग्लुक, ठीक है, लुइस ग्लुक को हमारे पास मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अमेरिकन है नेशनलिटी, तो ज्यादातर इस बार जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं वो अमेरिका से ही हैं। तो फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विल ऑस्टियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, तो इनको पोएटिक वर्ड के लिए हमारे पास नोबेल प्राइज मिला है। तो ये तीसरी ऐसी अमेरिकन वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। 2 के नाम लिखे हुए, इनको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन नोबेल प्राइज लिटरेचर के बारे में आप याद रखना कि हमारे पास ये भी 1901 से दिया जा रहा है। 1901 से नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है हमारे पास दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन को मिला था वो इंडियन थे, मतलब नॉन वाइट पर्सन को जो मिला था वो इंडियन थे, वो कौन थे? हाँ जी, नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है वो कौन से ईयर में मिला था, बताइए जरा। रविंद्रनाथ टैगोर गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? तो याद रखना स्टूडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1913, 1913 में मिला था, ठीक है। और अभी मिला है लुइस ग्लुक को। तो ये दोनों क्वेश्चंस याद रखेंगे। चलिए, नोबेल प्राइज इन पीस। सो नोबेल प्राइज इन पीस अपने आप में फिर से एक इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है। और नोबेल प्राइज इन पीस जो है इस बार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। देखिए इसके ऊपर पूरी डिटेल में हमने 20 से 22 मिनट की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो नोबेल प्राइज फॉर पीस को लेकर पूछा जाता है। और जनरली ये जरूरी नहीं है
कि आपसे यहां पर ये पूछ लेंगे नोबेल प्राइज इन पीस किसको मिला। हो सकता है इस एजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि बड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी लेकर आता है क्वेश्चन, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज्यादा यही बनती है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है, और अगर आप इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं सो डू वॉच आवर वीडियो, ठीक है। हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है 20 से 22 मिनट की, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ल्ड से हंगर को खत्म करने के लिए अपना प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, और उसी वजह से उसको नोबेल प्राइज इन पीस मिला है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने हमारे पास एंटी रेडिएशन हमारे पास मिसाइल बनाई है रुद्रम 1 के नाम से। न्यू जनरेशन एंटी देखो हमारे पास कैटेगरी क्या है, NGARM। तो ऐसी जो हमारे पास फुल फॉर्म्स होती हैं वो कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। सो न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, और इसको इंटीग्रेट किया गया Su-30 MKI के साथ। तो याद रखना ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया का, ये इंडिया ने रशिया से खरीदा हुआ है, सुखोई 30 MKI, सो दैट इंडिया परचेज फ्रॉम रशिया, डू रिमेंबर दैट पॉइंट। इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने, एंड टेस्टेड विद द मेन सिस्टम, ठीक है। एयर टू एयर सरफेस मिसाइल थी ये बेसिकली, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल थी हमारे पास बेसिकली, जिसको हमारे पास ओडिशा से टेस्ट फायर किया गया है। तो आपको पता ही होगा हमारे पास ओडिशा के पास हमारे पास आपको बलासोर टेस्ट रेंज देखने को मिलेगी, उसके पास APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है। और यहां पर यह भी याद रखिएगा कि सीड, यहां पर एक और वर्ड यूज किया गया है, दैट इज सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ठीक है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है हमारे पास, न्यू दिल्ली में, ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास ओके, रामविलास पासवान, पासेस ओवर 874। तो ये हमारे पास रामविलास पासवान भारत के जाने माने लीडर थे, ठीक है, दलित लीडर के रूप में जाना जाता था, और कहां से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए थे, हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार, ठीक है, हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, और मिनिस्टर थे कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, पेपर में ये क्वेश्चन आपको देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। तो हो सकता है वो बीजेपी लिख दें, और ज्यादातर बच्चे बीजेपी को टिक कर देंगे, लेकिन ये लोक जनशक्ति पार्टी से लीडर थे, ठीक है, और सोशलिस्ट मूवमेंट्स इन्होंने चलाई थी, दलितों को आगे बढ़ाने की इन्होंने बात की थी। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने आपने इनके रिगार्डिंग याद रखने हैं। एक तो किस चीज के मिनिस्टर थे, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से थे, कौन सी पार्टी के फाउंडर थे, ठीक है। चले जी, दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।